नमस्कार, मैं हूं डीएन न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम डिबेट सेंट्रल में शकील साजिद। और आज हमारे साथ इस डिबेट सेंट्रल में जिस विषय पर हमारे लोग आपस में चर्चा करेंगे, हमारे पैनलिस्ट, वो रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा की एक सीट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा की एक सीट को लेकर जातीय समीकरणों का घमासान तेज हो गया है। दलित, ब्राह्मण और उसके बाद अब सिंध समाज की ओर से भी दावेदारी सामने आने के बाद पार्टी के भीतर हलचल बढ़ सी गई है। मामला अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तक पहुंच गया है। आज हमारे साथ देखिए, ये कांग्रेस के अंदर ही संभव है कि कांग्रेसी नेतागण अब वहाँ भी कांग्रेस के अंदर भी जातियों में और गुटों में और धड़ों में बटे हुए हैं। जो अनेक कांग्रेसी नेता बात कर रहे हैं, मुझे लगता है टिकट की मांग कर रहे हैं। यह काम तो हम भारत मध्य प्रदेश के अनेक समाजों के लोग अपना अपना प्रतिनिधिमंडल लेके जाते हैं, वो मांग करते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में, तो वो तो समझ में आता है कि लेकिन कांग्रेस के नेतागण ही और एक जाति विशेष के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई हैं, कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र शून्य है। और दूसरी बात, कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को यह मांग जरूर करनी चाहिए कि भाई आपके विधायक जो है क्रॉस वोट ना कर दें। जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी का जब राष्ट्रपति जी का चुनाव चल रहा था, उस समय कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोट किया था और जिसके कारण से कांग्रेसी नेताओं ने उनको आस्तीन के सांप कहा। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह आग्रह जरूर करना चाहिए अपने केंद्रीय शीर्ष संगठन से, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से, कि बोर्ड जो उनके विधायक और सब इंटैक्ट रहें। ये तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतागण ही जातियों में, वो गुटों में, धड़ों में बटे हुए हैं। एक कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की शून्यता को प्रतिपादित करता है। देखिए, आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला ये कि मुलाकात हुई थी। मुलाकात तो लगातार होती रहती है। जीतू पटवारी जी, हमारे सभी जो सम्मानित लीडर्स हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, सबका मार्गदर्शन, आशीर्वाद लगातार प्राप्त करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। ये मुलाकात भी एक सामान्य मुलाकात थी, इससे राज्यसभा का तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न है कि राज्यसभा चुनाव जब होंगे उनको लेकर के, तो उसकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो पार्टी चर्चा करेगी। जातीय समीकरण हो या कमज़ोर वर्गों की बात हो या किसी और को भेजना हो, तो ये सब हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा। और जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो चर्चा करके आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कौन हमारा राज्यसभा से उम्मीदवार होगा। कई लोग इसको लेकर के अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और उसमें से जो सबसे बेहतर पार्टी समझेगी उसका चयन राज्यसभा के लिए किया जाएगा। लेकिन ये जो मुलाकात है, इसका राज्यसभा से कोई ऐसा लेना देना नहीं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी से जुड़े हैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता अनिमेष भार्गव जी, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जुड़े हैं गुंजन शुक्ल जी, और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हैं सतीश रजक जी। मैं आप तीनों का अपने इस चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और सतीश रजक जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आपका हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल में। और जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज का जो सब्जेक्ट है आने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट का, हमारे साथ गुंजय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे जुड़े हैं। मैं उनको भी अपना नमस्कार भेजता हूं, सादर अभिनंदन है। अनिमेष भार्गव जी, भाजपा के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सूत ना कपास और जुलाहे में लठम लठा। गुंजन शुक्ला जी से मैं ये पहली बात पूछना चाहूंगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्योंकि विषय कांग्रेस का है। गुंजन भाई, क्या जो जीतू पटवारी जी की दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई है, गुंजन भाई आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हेलो, आ रही आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही। स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं आप गुंजन भाई? हाँ जी जी जी। ये जो जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह की जो मुलाकात हुई है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष तमाम सीनियर लीडरों से मिलते हैं, ऐसा लगता है।
दूसरी जगहों पर भी। जी। तो आपको लगता है कि क्या ये राज्यसभा की टिकट के लिए ये मुलाकात थी या किसी समीकरण के लिए मुलाकात थी, क्या खबर है? देखिए साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों का और पूरे पैनलिस्टों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साजिद भाई, जैसे राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी दिग्विजय सिंह जी से मिल रहे हैं और भी अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परंतु इसका राज्यसभा की सीट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामान्य मुलाकात है, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो लगातार हमारे यहाँ संगठन सृजन से लेकर के आगे भी जो गतिविधियां अभी चल रही है उसको लेकर के, चूंकि लगातार संवाद बना रहे, परिणाम अच्छे निकलते हैं, ऐसा सोचकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार सभी वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं और संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। परंतु इस बाबत इसको ये मान लेना कि राज्यसभा के लिए चर्चा हो रही है, ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है। नहीं गुंजन भाई, असली में क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने यह ऐलान किया है कि मैं राज्यसभा का चुनाव, क्योंकि वे उसके सदस्य रहे थे, मैं राज्यसभा का चुनाव, अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा और किसी नई शख्सियत को मौका दिया जाए, तो शायद इसलिए ये सुगबुगाहट तो नहीं है, ऐसा बात। देखिए, दिग्विजय सिंह जी पार्टी के बहुत बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जैसे उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई मैं अब इस उम्मीदवारी में नहीं पढ़ना चाहता, तो दिग्विजय सिंह जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड साजिद भाई हमेशा से रहा है कि अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से उन्होंने अगर कह दिया है कि वो राज्यसभा की रेस में नहीं है तो वो नहीं है। और रहा सवाल दिग्विजय सिंह की राजनीतिक, तो उनका हमेशा से ये रहा है, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिमेष भार्गव जी हैं। अनिमेष भार्गव जी, अभी से इस मामले में कुछ कहना तो शायद बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आप क्या लगता है जो ये सुगबुगाहट है राज्यसभा चुनाव को लेकर या जीतू पटवारी जी की और दिग्विजय सिंह जी की मुलाकात को लेकर, बिला शक दिग्विजय सिंह एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर है और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस नेतृत्व में उनकी खासी पूछ परख होती है। आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से मुलाकात हुई है, क्या सुगबुगाहट चल रही है, क्या बातें हो रही है आपकी पार्टी के हिसाब से या आपके विचारों में क्या लगता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। बिल्कुल, मुलाकात की वजह से वो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने जो डिबेट का टॉपिक रखा है उसको हवा भी दी है, तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमोल सिंघार जी ने दिए, उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा था कि भाई हमें इस बात का डर है कि हमारे विधायक बिक जाएंगे, राज्यसभा में वोटिंग क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, वहां से ये विषय चालू हुआ है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास तीसरी सीट है दिग्विजय सिंह जी खाली हो रही है, उस पर अपना राज्यसभा सांसद बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत है। लेकिन चूंकि उमंग सिंघवार जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, ये सब जो हम जानते हैं कि विधायकों की मन स्थिति क्या है, इसलिए जो आने वाली जो घटना घटने वाली है राज्यसभा चुनाव, उसके लिए अभी से पटकथा लिखा। इस पटकथा को लिखना दिग्विजय सिंह जी ने उसी दिन चालू कर दिया था जिस दिन उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। क्योंकि देखिए, दिग्विजय सिंह जी अभी हाल में तो लोकसभा का चुनाव हारे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसलिए उन्होंने मना किया है। और वैसे भी वो उम्र की जिस पड़ाव पे हैं, वरिष्ठता के जिस पड़ाव पे हैं, वहां पे राज्यसभा ही एक किसी पार्टी में ऐसा स्थान होता है जहाँ पार्टी उनको सम्मान देती है। लेकिन क्योंकि दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ हैं, वो जानते हैं कि इस बार जो भी उम्मीदवार बनेगा उसे हाशिए पे चलना होगा। वो उनको पता है कि कांग्रेस में किस कदर गुटबाजी है, एक कोई गुट का आदमी उम्मीदवार बनेगा, बाकी 2-3 गुट उसको विरोध कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसमें झमेले में ना पड़ती और पहले ही उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा है कि मैं उम्मीदवार बनूं और बाद में वोटों की और ये समस्या आए, इसलिए उन्होंने पहले ही पल्ला झाड़ लिया। वहीं से उमंग सिंघवार जी को और पटवारी जी को अंदेशा हो गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का गुट भी बहुत बड़ा गुट है। आप मान लीजिए वर्तमान में जो मतलब अधिक 65 जो विधायक हैं कांग्रेस के, हालांकि अब वो घट के 62 हो गए हैं, 62 में भी बहुतायत में ऐसे विधायक हैं जो दिग्विजय सिंह जी या उनके जो बेटे जयवर्धन सिंह हैं उनके इशारे पे वोटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जीतू पटवारी जी पे, उमंग सिंघवार जी पे या इनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर ये दबाव रहेगा कि भाई आप कैसे भी करके उम्मीदवार दे तो ऐसा दे कि जिसमें वो दिग्विजय सिंह गुट को भी
साध सके या दिग्विजय सिंह जी का चहेता उम्मीदवार बनेगा। तो इसलिए ये कांग्रेस में अंदर खाने ये समस्या चल रही है। और आप ये मानिए कि 65 में से 3 कम हो गए। देखिए विजयपुर का अयोग्य है, दतिया अयोग्य हो गया, बीना का आप सबको पता ही है, चौथा बाप पार्टी के जो इकलौते हमारे विधायक हैं उनका भी कोई अभी निर्णय नहीं। तो कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि स्थिति किस ओर जा रही है, इसलिए ये सिर्फ इस तरह की पटकथा लिख रहे हैं कि अरे हम तो पहले ही कहते थे ये हो जाएगा, पहले ही कहते थे वो हो जाएगा। और आप मान के चलिए कि जो मुलाकात है, हालांकि देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये इनका इंटरनल मामला है, हमारा बोलना उचित नहीं है इस बारे में, ना हमारा कोई विषय है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि अभी कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा में भेजने वाले उम्मीदवार से बड़ा कोई मुद्दा तो है नहीं जिसके लिए ये 2 वरिष्ठ नेता मिलेंगे। तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी बारे में रही होगी। और जो एक विषय आ रहा है कि जातिगत लोग सीट मांग रहे हैं कि इस समाज से आ रहा है उस समाज से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब कमजोर नेतृत्व होता है तो ये देखिए चुनाव एक अलग चीज है। जनता के बीच में अगर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हर जाति का, हर उसका वर्ग का आदमी टिकट मांगता है क्योंकि उसे जनता के बीच में जाके वोट मांगना है। लेकिन ये तो नेतृत्व का काम है, इसमें कोई जनता तो भागीदार होने वाली नहीं है राज्यसभा चुनाव। तो ये एक कमजोर नेतृत्व है, तो इसलिए उसको सब दबा रहे हैं, सब अपने हिसाब से तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही चीज प्रदर्शित हो रही है। अनिमेष जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर नेतृत्व थोड़ा सा कमजोर लगता है तो ये बातें आती है, वरना राज्यसभा के लिए अगर कोई उम्मीदवार घोषित कर दे कोई राष्ट्रीय दल तो ऐसा मानना चाहिए कि पूरे विधायकों को एकजुट होकर उसे जिताने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी आपकी एक बात और अच्छी लगी अनिमेष जी, जो आपने कहा कि वरिष्ठता को सम्मान देना चाहिए, बेशक चाहे वो किसी भी दल का हो। और इनके लिए लोकसभा चुनाव उम्र के उस पड़ाव पर हैं दिग्विजय सिंह साहब की लोकसभा चुनाव लड़ना फिर से उतनी मेहनत करना वाकई थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि वो नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। चलिए, हमारे पास सतीश रजक जी हैं जो हमारे बड़े काबिल पत्रकार हैं। सतीश रजक जी, इस मुद्दे पे आपको क्या लगता है, पत्रकारों के हिसाब से या आपको जो दूसरे जगह पे आप जो बहुत सारी चर्चाएं सुनते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो मुलाकात हुई थी और ये जो जातीय समीकरणों की बात हो रही है राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में, ये किसी घमासान की ओर इशारा है कि सामान्य बात है? सतीश भाई, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो बातें हुई हैं, जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी की जो मुलाकात हुई है, या जो जातीय समीकरण के दबाव बढ़ रहे हैं, दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, और अब ऐसा भी बताया जा रहा है कि सिंधी समाज भी अपनी दावेदारी लेकर कांग्रेस के बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा है, तो आपको लगता है कि वाकई ये राज्यसभा सीट की के लिए कोई मुलाकात थी, कोई ऐसी घमासान की बात है कि ये सामान्य शिष्टाचार वाली मुलाकात थी? देखिए सर, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो शायद जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति में राज्यसभा का नामांकन भरना कहीं ना कहीं गलत माना जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा पद अगर बात करें, एक बड़ा पावर कहें तो इसको कहीं ना कहीं नापा जा सकता है। और राजनीतिक अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पर जो समीकरण की बात हो रही है, जातीय समीकरण का आंकड़ा सामने आ रहा है, देखा जा रहा है लगातार से। हाल ही में जीतू पटवारी और दिग्विजय जी की मीटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अब जो सिंधी समाज ने भी इस पे दावा कर दिया है, सिंधी जो समाज के दिलीप हैं उन्होंने इसको दावा किया है कि अब हमारे जो माध्यम से है एक पत्र उन्होंने लिख के भेजा है मलिक के जो है, बता दें आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने एक पत्र जारी किया, लिख के भेजा है कि जो दावेदारी हमारी भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो जातीय समीकरण राजनीति में आ रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है गलत है, क्योंकि जातीय समीकरण से हटकर राजनीति मध्य प्रदेश में होनी चाहिए और देश में ही होनी चाहिए। लोकतंत्र का यही महत्वपूर्ण विषय है जी। हाँ सतीश भाई, आप बिल्कुल कह रहे हैं और हम लोग भी ये मानते हैं कि जातीय समीकरण का दबाव तो राजनीति में थोड़ा सा खतरनाक दौर की तरफ इशारा कर रहा है। गुंजन भाई, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। हम जातीय समीकरण को बिल्कुल राज्यसभा के लिए हर को इस बात का अधिकार है कि वो अपने अपने समाज की दावेदारी करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस में, जैसा इंदौर के आपके प्रत्याशी ने, मैं जहाँ तक याद करता हूँ, बम साहब ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, बम फुस हो गया था। तो आप लोग जब ये इस तरह के प्रत्याशी चुनते हैं
तो कौन सलाह करता है कि लोग इसको डिसाइड करते हैं? इसमें कोई बाकी लोगों के, इंदौर के लोगों की भागीदारी भी थी या नहीं? देखिए, ऐसा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, ताजिर भाई आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से। 2024 के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो इंदौर का मामला हो या गुजरात की भी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहां हमारे प्रत्याशी ने अपना नामांकन, भारी दबाव भारतीय जनता पार्टी का था। और चूंकि ऐसा नहीं है कि अक्षय बम, आप भी उनसे परिचित होंगे, वो खांटी कांग्रेसी थे, पुराने कांग्रेसी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ रहने वाले, हमेशा साथ देने वाले कांग्रेसी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक नई भाजपा है, मोदी शाह की जो भाजपा है, वो एन केन प्रकारेण जैसे भी सिर्फ चुनाव जीत जाओ, चाहे उसके लिए कैसे भी अनैतिक हथकंडे अपनाना पड़ जाए, उसमें लगी हुई थी। तो उसी का परिणाम था, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो गुजरात की सीट की बात हो। लेकिन अभी मेरे साथी, मेरे भाई अनिमेश भाई भार्गव जी, हमारे परम मित्र, ने भी बताया कि नेतृत्व में कोई कमजोरी है, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। और हम लोग, चूंकि जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया है और हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम सत्ता से सवाल करें, तो हम लोग अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहे हैं। जनता के जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि लोकतांत्रिक अधिकार हमारा भी है, तो हम वो काम बखूबी करने की कोशिश कर रहे हैं। गुंजन भाई, मैं आपसे थोड़ा सा इस बात पे मैं आपके ख्यालात चाहूंगा, आपकी पार्टी के ख्यालात चाहूंगा। भोपाल एक सीट है जहां आपने हर तरह का समीकरण बदल के, हर तरह का आपने वो क्या बोलते हैं, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण सब बदल के देख लिया। आप भोपाल सीट बरसों से नहीं जीत पा रहे हैं। मुझे याद नहीं है कि पिछली बार आपने कब जीती थी भोपाल की सीट। और आपका एक बहुत बड़ा वर्ग है, मैं किसी वर्ग की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग, जो आपको बहुत वोट देता है, इसमें तो कोई शक नहीं होगा। तो आप भोपाल की एक सीट, 29 सीटों में एक सीट अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं दे सकते। हो सकता हारेगा वो भी। एक सीट आप जो इंदौर की है, बहुत सारे लोगों के दिलों में एक ख्याल है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं कि इंदौर में भी एक समाज, अल्पसंख्यक समाज, जो बहुत दमदार और जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है, वो भी टिकट मांग रहा था, आपने उसको टिकट दे दी होती। ये भी दमदार लोग हैं, हो सकता है हारते ये भी। देखिए, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय साहब जैसे दमदार नेतृत्व के सामने चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी यहां से बैठ के समझते हैं। इस पे आपका क्या कहना है, खासतौर पे ये 2 सीटों के लिए? साजिद भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा किया जा सकता है, ये भी एक प्रयोग किया जाना चाहिए पार्टी में। परंतु टिकट देने का जो निर्णय है वो सामूहिक निर्णय होता है, और तात्कालिक परिस्थितियां, जो चुनाव के समय में जो मुद्दे, जो उस समय के नैरेटिव रहता है, उस नैरेटिव के हिसाब से तय किया जाता है। बाकी साजिद भाई, आपकी बात से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सहमत हूं कि एक सीट जब लाई जा सकती है, अल्पसंख्यक समुदाय को दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा हुआ है, बैतूल की सीट से लगातार असलम शेर खान जी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है, बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। वो चुनाव जीते भी हैं बैतूल लोकसभा से। और आपने सतना की भी सीट, मुझे जहां तक याद है, सतना की सीट भी आपने गुलशेर अहमद साहब को दी थी, मुझे जहां तक याद है, सईद अहमद या गुलशेर अहमद साहब को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक समाज को, एक और भारी अच्छा अल्पसंख्यक समाज, मैंने जो इशारा किया कि बलिदानी समाज है, आजादी की लड़ाई, उसको आप इंदौर की सीट दे सकते थे। बहुत बड़ा वहां पे उनका वर्ग है। आप एक दूसरा वर्ग, जिस वर्ग से सुमित्रा महाजन ताई आती है, जिनकी बहुत इज्जत है, इसमें भी कांग्रेस के कई लोग हैं जिनको आप प्रत्याशी बना सकते हैं। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं मैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको इनको भी न्याय देना चाहिए। साजिद भाई, हमारे यहाँ क्या था, जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो एक पॉलिसी लेकर के चलते थे। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, तो उन्होंने ये तय किया हुआ था कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ सीटें, जैसे मैंने आपको बैतूल लोकसभा बताई, ऐसे विधानसभा के समय में वो बुरहानपुर की सीट अक्सर जो है वो एक माइनॉरिटी के लिए वो रखा करते थे। तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से आपकी और एक आप एक और सीट भूल गए हैं, तनवंत सिंह कीर की सीट होती थी, एक तनवंत सिंह कीर साहब की सीट होती थी, मुझे जहां तक याद आ रही है। और बुरहानपुर की सीट जो फिरोजा अली साहब मैडम की होती थी। जी जी जी। अनिमेश जी, मैं आपके पास आता हूं।
ये जो बात है, मैं आपको एक नाम लिया मैंने, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय साहब, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नाराज से चल रहे हैं। जो हम लोगों तक खबर आती है, अंदर खाने की खबर, सभी खबरें सच होती हैं। आपको क्या लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय साहब कुछ नाराज चल रहे हैं? दूसरा, क्या राजेंद्र भारती जी का जो चुनाव अवैध हुआ है और उनको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त दिया है या हाई कोर्ट से जो उनको वो मिली है, तो क्या उनकी जगह उनसे हारे नरोत्तम मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? अनिमेष भैया। देखिए, सबसे पहले आपने माननीय कैलाश जी के बारे में सवाल किया। देखिए, कैलाश जी हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम भाजपा नेता हैं। जी जी बिल्कुल, बेशक। उसका नाराजगी का कोई विषय ही नहीं है। पूरी पार्टी, पूरा संगठन उनका भरपूर सम्मान करती है। उन्होंने संगठन के लिए भी और सत्ता के लिए भी दोनों समय पार्टी को बहुत सहयोग किया है। और वो कहीं ना कहीं देखिए, इंदौर जैसे बड़े क्षेत्र के एक निर्विवाद और एक कहना चाहिए स्वीकार बड़े नेता है, तो ऐसा कोई विषय नहीं। जहाँ तक राजेंद्र भारती जी का विषय आता है, देखिए कहीं ना कहीं अभी जो अगर नरेंद्र भारती जी वाली सीट पे अगर हमारे नरोत्तम मिश्रा जी खड़े थे, किसी कारण से थोड़ी बहुत वोटों का भी ये हुआ है, उसमें दावेदारी तो उनकी है। बाकी हमारे यहाँ, जैसे आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि हमारे यहाँ जो भी होता है सब कैडर बेस्ड फैसला होता है। जो हमारे सक्षम पदाधिकारी है वो एक आपसी चर्चा करके उस बारे में निर्णय करते हैं कि भाई यहाँ पे किसको उतारना है, बदलना है, नहीं बदलना है, उनको रिपीट करना है। तो वो जैसा भी संगठन निर्णय लेगा वो हम लोगों के सम्मान होता है। और ये ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक दतिया सीट या किसी सीट के बारे में, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इस तरह का हमारे यहाँ चला नहीं, और उसी का हम सब लोग पालन करते हैं। नहीं, हम लोग जो बाहर बैठे हैं, जो पत्रकारिता जगत से, अनिमेष भैया, उनको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी का पिछला कार्यकाल, जहां तक मुझे याद है गृह मंत्री थे, एक शानदार कार्यकाल रहा है। दुर्भाग्य से हार जीत होती है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की चीज़ों का बड़ा सम्मान करना चाहिए। तो अब अगर उनको क्या मौका दिया जा सकता है, ये पूछना था मेरा मेरे हिसाब से प्रशासक के तौर अगर हम इसको देखें। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, वो लगातार चुनाव के बाद भी आप देखेंगे कि जब वो चुनाव का परिणाम आ गया तो उसके बाद भी वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, लोगों कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते रहे। वहाँ के आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जब चुनाव का परिणाम आया उसके बाद भी वहाँ की दतिया की जनता के लोगों के काम लेके आते थे और उन्होंने सबके काम करवाए, उनकी चिंता करिए, संपर्क में रहे, जीवन संपर्क में रहे, वहाँ के बीमारों की, परेशान लोगों की सबकी चिंता करते रहे। तो निश्चित ही देखिए उनकी दावेदारी तो बनती है। और वो वैसे ही हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं कि मतलब उनको तो उनकी दावेदारी तो बनती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वर्तमान में अगर हम देखें तो ऐसा और कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, क्या निर्णय होगा वो संगठन निर्णय करेगा, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो ऐसा उनकी तुलना में भी ऐसा कोई बड़ा नाम अभी दतिया में फिलहाल बिल्कुल हमारे पास भी जो खबरें आ रही है वो ऐसी खबरें आ रही है। सतीश रजक जी, मैंने दो प्रश्न पूछे हैं। एक गुंजन भैया से पूछा कि आप अल्पसंख्यक समाज जो आपको वोट देता है या जो लोग शायद हार भी जाएं, इसमें भी कोई शक नहीं है, उनको आप मध्य प्रदेश में एक भी टिकट आपने नहीं दी। पहली बात, भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शंकर लालवानी जी को इंदौर में हर बार टिकट देते हैं और लगभग 10 लाख के करीब वोटों से जीतते हैं। और सिंधी समाज में अगर राज्यसभा की टिकट के लिए कांग्रेस से दावेदारी कर रहा है तो गलत नहीं। आपको क्या लगता है, आपकी नजर में ये क्या हो सकता है? अल्पसंख्यक समाज वाला जो कांग्रेस से प्रश्न पूछा था मैंने। मेरी आवाज आप तक आ रही है सतीश भाई? सतीश भाई जुड़वाइए जुड़वाइए। गुंजन भैया मैं आपके पास वापस आता हूं। सतीश भाई का हमसे थोड़े से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। गुंजन भैया मैं आपके पास आता हूं। क्या एक थोड़ी सी बात कड़वी होती है, अक्सर जब भी आप राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें भी कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं। बहुत सी जगहों में आजकल सभी पार्टियों में देखा जा रहा है कि बहुत सी जगहों पे उनको एक टूर पे ले जाया जाता है चुनाव के पहले। तो क्या आपको लगता है कि इस बार के राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की तीसरी सीट अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी तो निश्चित तौर पर जीतेगी? गुंजन भाई देखिए, संख्या का जो साजिद भाई, संख्या का जो गणित है कमोबेश पहले ऐसा हुआ करता था, जिस पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत होता था तो दूसरी पार्टी इस बात का सम्मान रखती थी कि भाई जैसे मान लीजिए आज 3 सदस्यों की सीट खाली हो रही है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी का
पर्याप्त बहुमत है, उनको सीट मिलेगी। बिल्कुल। और तीसरी सीट जिसमें कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि 65 विधायक कांग्रेस के हैं और 58 विधायक पे एक सीट बनती है राज्यसभा की, तो चूंकि कांग्रेस के पास 58 विधायक से ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वो सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में मैंने आपसे कहा ना, मोदी शाह की जो नई भाजपा है, क्योंकि अटल आडवाणी की जो भाजपा हुआ करती थी उस समय में तो सब एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति हुआ करती थी, लेकिन मोदी शाह की भाजपा जो है ये अड़ंगेबाजी और कहो तो तीसरा उम्मीदवार लड़ा देना और उसके बाद तरह तरह के हथकंडे अपनाना, तो जो हथकंडों की राजनीति से कैसे बचे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो फिर उम्मीदवार को मजबूरी में, विधायकों को जो आप बता रहे हैं इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, सुरक्षित करो। हाँ, ये एक तो महाराष्ट्र राजनीतिक में भी मजबूरी बन बहुत जाती सारे है। लोग लेके जा रहे हैं इधर उधर, इसी बहाने उनकी सैर हो ये जाती है। राजनीतिक मजबूरी बन जाती है। अनिमेष भाई, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो नई भाजपा है अभी के युग की, ये तोड़ फोड़ की राजनीति में, प्रलोभन की राजनीति में विश्वास करती, क्या कहेंगे? देखिए, तो पूर्ण रूप से निराधार आरोप है। देखिए, भाजपा ने तो नहीं कहा कि हम तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, भाजपा ने तो नहीं कहा कि कांग्रेस के कोई विधायक हमें समर्थन देने वाली, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा। उमंग सिंघार जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। भाई, भाजपा ने तो अभी तक कोई कहा ही नहीं कि हम तीसरा उम्मीदवार खड़ा करेंगे या हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है या हमारे पास कोई इस तरह की, मतलब ये तो भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए अंतर बहुत कम है। तीसरी सीट पे जो वोटिंग हुई है उसमें अंतर बहुत कम है। 58 चाहिए, सिर्फ 62 है इनके पास, बाकी पर्याप्त संख्या बल भाजपा के पास भी है। तो तब क्या परिस्थिति बनती है वो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो इस मुद्दे को हवा दी है वो उमंग सिंघारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने खुद के विधायकों पर शंका जता के ये हवा दी है कि हमारे विधायक टिक सकते हैं। अब ये कांग्रेस की ऐसी क्यों कल्पना है या क्यों इनका ऐसा है, ये मेरा कहना, मतलब इसमें थोड़ा, हाँ ये बात जरूर है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। अभी हम ज्यादा दूर न जाए, थोड़े दिनों पहले हमारे राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा जाग गई। उन्होंने 17 से 20 विधायकों ने जो भाजपा की एनडीए की उम्मीदवार थी राष्ट्रपति पद की, उनको अपना मत दे दिया था। तो शायद इन्हीं अनुभवों के अनुसार, और चूंकि उमंग सिंघार जी और दिग्विजय सिंह जी और पटवारी जी लगातार अपने विधायकों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारी मानते नहीं है, सुनते नहीं है, तो इसलिए उनमें शायद इसलिए वो ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि पहले से ही हमारे साथ। आप भी ये कहते हुए मुस्कुरा रहे हैं अनिमेष भाई, और ये मुस्कुराहट बहुत कुछ छिपाती है। देखिए क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ तो आप भी समझते हैं कि इस वजह से बदलती है। खैर, ये बातें फिर कभी। सतीश रजक साहब हमारे साथ जुड़ गए। सतीश भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? सतीश भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? सतीश भाई, मैंने गुंजन भाई से पूछा था कि अल्पसंख्यक समाज जो ऐसा माना जाता है कि एक आपका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो आप भोपाल और इंदौर की सीट किसी अल्पसंख्यक समाज को क्यों नहीं देती? ये प्रश्न मैंने गुंजन भाई से पूछा था। गुंजन भाई का एक आरोप था निमेश भाई की पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, मतलब उनकी पार्टी पे, कि ये लोग तोड़ फोड़ और प्रलोभन की राजनीति करते हैं इस युग की भाजपा में। ये दोनों अलग अलग प्रश्न है, एक जो मैंने कांग्रेस से पूछा और एक जो उन्होंने आरोप लगाया जो मैंने भाजपा के निमेश भैया से पूछा। क्या कहना इन दोनों प्रश्नों पे आपको? की अगर बात ये बात कि वही आ रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार से राजनीति में जो है सक्रिय भूमिका निभा रही है, वैसे ही कांग्रेस भी लोग निभा रही है, क्योंकि जहाँ सत्ता वहाँ विपक्ष दूसरी चीज। अगर जातीय समीकरण की अगर बात राजनीति में आती है तो मेरा मानना है ये आंकलन जो है शुरू से चला आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात होती है दावेदारी की, तो दावेदारी अगर किसी पार्टी के अनुसार चलती है या किसी पार्टी में कोई अपनी दावेदारी को उभार के दिखाता है या ऊपर लेकर आकर जो है दावेदारी दिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि पार्टी में ही उनकी जो है लड़ाई चलती है। क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक दबाव होता है और एक होता है फरमान। भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें तो एक सीधा फरमान जारी होता है हाईकमान से कि जो पार्टी में जो भी पद दिया जाता है या यूं कहे कि किसको नामांकन भरना है, एक होता है कि खुलकर विचार रखना, खुलकर जो है अपना कह देना कि जो है मैं सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। तो ऐसा कांग्रेस में फिलहाल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस में अंदरूनी ये लड़ाई चल रही है, ये यूं कहें कि ये आपसी जो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इनको भी
संभल कर चलनी चाहिए, क्योंकि एक होता है कि जो हाईकमान के आदेशों को मानना होता है, दूसरा होता है कि पार्टी में अपनी बात को रखना, लेकिन उनको कहीं किसी के सामने नहीं आने देना। पार्टी के जो नियम होते हैं उनके दायरे में अपनी बात को रखना होता है। दूसरी चीज, पार्टी आपको बनाकर जब रखती है या पार्टी आपको आदेश करती है या पार्टी आपको पद पर लाती है, तो आपको उस चीज को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ना कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपना पद जो है मांगने लगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो है कांग्रेस के लिए यही घातक रूप से हो रहा है, क्योंकि एक दबाव बनाया जाता है और राजनीतिक अगर तौर पर कहा जाए तो वो एक दबाव बना देते हैं कि मैं इतने लंबे समय से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, भूमिका निभा रहा हूँ, मुझे तो कोई पद नहीं दिया गया। ये पद की जो रेस है, जो दौड़ है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जाने का काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का वक्त की कमी है, वरना आपके साथ बातों में बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से किसी सब्जेक्ट पे अनिमेष भार्गव जी, गुंजन शुक्ला जी और सतीश रजक साहब के साथ बात करने में मज़ा आएगा। बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात आप लोगों में ये लगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डिबेट सेंट्रल को हम यहीं पे ख़त्म करते। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।